वेलकम टू द किंग ऑफ डायमेंशंस, जहां हर कहानी एक नए डायमेंशन का दरवाजा खोलती है। फैंटेसी, रोमांस, एक्शन या हॉरर, हर एपिसोड में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का अनुभव। ओपन बुक कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग में बस जाएं। अगर आपको कहानियों से प्यार है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। पुष्पिन सब्सक्राइब करो और जग जाओ हमारे इमेजिनेशन के अनंत डायमेंशंस से। एपिसोड 126, पिशाचों की एंट्री। दिन ढल चुका था और चारों ओर रात ने अपना डेरा डालना शुरू किया था। एक बेहद खूबसूरत लड़की और एक लड़का हाईवे की बगल से बंद पड़ी स्कूटी को धकेलते हुए आगे जा रहे थे। अद्विका शौर्य से कहती है, आपको इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले इससे लेकर चली जाऊंगी। नहीं मैडम, रात का समय है, भले आपके पास आपका हथियार है पर वो भी ज्यादा लोगों के सामने टिक नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। शौर्य ने चिंता करते हुए अद्विका से कहा। ये सुनकर अद्विका आगे कुछ नहीं बोली और शौर्य को उसकी स्कूटी को धक्का देने दिया। रास्ते में दोनों ने ज्यादा बातें नहीं की, बस अद्विका ने उसे सिर्फ उसके रहने को जगह का असली ठिकाना बता दिया था। चलते चलते शौर्य और अद्विका 20 मिनट बाद एक रिहायशी इलाके में आ गए। ये इलाका किसी स्लम एरिया से कम नहीं था। यहाँ ज्यादातर मोल मजदूरी करने वाले लोग रहते थे। शौर्य ने भी रिहायशी इलाके में अद्विका के साथ जाने की बजाय बाहर से ही वापस जाने की सोची और वह रुक गया। उसने स्कूटी को स्टैंड पर लगाया और अद्विका से बोला, अद्विका जी, लगता है आपका घर यहाँ से दूर नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। अद्विका ने भी शौर्य को रोकने की जिद नहीं की और वह वहां से निकल गई। शौर्य ने एक मुस्कान के साथ उस लड़की को जाते हुए देखा और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक छलांग लगाई जो कई मीटर ऊंची थी। हवा में ऊपर जाते ही वह लटवार पर सवार होकर तुरंत अपनी गाड़ी के पास पहुंचा और वापस अपने घर चला गया। शौर्य इस वक्त अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसे पता नहीं पर रह रहकर उसके दिल में बने रिश्तों के जख्म भरते हुए नजर आ रहे थे। शौर्य अपने घर पर जब पहुंचा तो उसे विराज का फोन आया। इस वक्त विराज के आवाज में चिंता थी। भाई, कहाँ है तू? अगर हो सके तो तू जल्दी स्टेशन आ जा। यहाँ इशिका को एक अजीब सा केस मिला है। ये सुनकर शौर्य तुरंत अपने घर से बाहर आते हुए बोला, मैं 2 मिनट में वहां पहुंचता हूँ। अगले कुछ ही मिनट में शौर्य पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। शौर्य फिर अंदर विराज के केबिन के बारे में पूछते हुए उसके पास पहुंच गया। इस वक्त पुलिस की टीम और इशिका वहां विराज के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। शौर्य ने आते ही विराज से पूछा, क्या हुआ भाई? सुबह तक तो ठीक था सब कुछ, अब क्या हुआ? तभी विराज ने टेबल पर रखा हुआ एनवेल्प शौर्य के हाथ में दिया और बोला, पहले इसके अंदर की तस्वीरें देखो, फिर मैं बाकी की कहानी बताऊंगा। शौर्य ने भी तुरंत वह एनवेल्प खोला और तस्वीरें देखने लगा। उसने देखा कि कुछ लोग जो कि दिखने में अंग्रेजों जैसे थे और उन्होंने इंसानों को गर्दन पर काटा और कुछ ही देर में इंसान जिसे काटा गया था उसका पूरा का पूरा शरीर किसी सूखी लाश में बदल गया था। इन तस्वीरों में ऐसी हरकत करने वाले 7 लोग थे। उनकी अलग अलग जगहों से सीसीटीवी का इस्तेमाल करके फोटो निकाली। शौर्य ने सारी तस्वीरें देख ली और बोला, ये तो फिल्मों में दिखाए जाने वाले वैम्पायर की तरह लोगों का खून चूस रहे हैं और फिर उन्हें मार रहे हैं। इस बात पर इशिका बोली, हाँ तुमने एकदम सही कहा, और आज दोपहर को हमारे टीम के एक मेंबर को इन 7 लोगों के ठिकाने का पता चला तो मैं और मेरी टीम वहां पहुंच गए, लेकिन वहां जाने के बाद जो हमारे साथ हुआ वह शब्दों में बयां होना कठिन था। उन लोगों ने पाया कि उस जगह हर तरफ खून की बदबू फैली हुई थी और कई लोगों की लाशें भी हमें वहां पर मिली थी। हमने उस जगह को तुरंत सील कर दिया है, पर वो 7 लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए। उनकी ताकत बहुत भयानक थी। वे लोग एक छलांग में 20 से 30 मीटर जा सकते थे और जब हमने उन पर गोली चलाई तो उन पर कोई असर नहीं हुआ था। शौर्य ने सारी बात सुनी और फिर सिस्टम से बोला, सिस्टम तुम्हें क्या लगता है? इस पर सिस्टम अपने अंदाज में बोली, इसमें लगने वाली क्या बात है, लाले की जान, वो सब लोग रक्त पिशाच है। इन पुलिस वालों को इनसे दूर रहने के लिए कह दो। उनसे निपटना इनके बस की बात नहीं है। मैं उन्हें तब तक ट्रैक करती हूँ। सिस्टम की बात सुनकर शौर्य ने एक बार इशिका और विराज को देखा और बोला, मुझे लगता है कि ये केस बहुत ही उलझा हुआ है। तुम लोग अब इस केस से पीछे हट जाओ क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये रक्त पिशाच है। इनके पास पावर्स है और उनकी ताकत का अंदाजा मैं सिर्फ तुम्हारे बातों से नहीं लगा सकता। शौर्य की बात सुनकर विराज और इशिका नाराज हो गए। विराज शौर्य को देखकर बोला, चाहे सामने कोई भी हो हम पीछे नहीं हटेंगे और मासूम लोगों की जान दांव पर नहीं लगाएंगे। हमें उन्हें खत्म करना ही होगा किसी भी तरह से। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, मेरे भाई, मैंने तुम्हें पीछे हटने कहा है क्योंकि अब मैं ये कैसे खुद हैंडल करूंगा।
मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। ये लोग कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। और तुम्हें पता है कि अगर मैं इस हैंडल कर रहा हूं तो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के दिमाग में सुनाई दी, होस्ट वे लोग मुझे मिल गए हैं। लेकिन ये सब लोग सिर्फ 7 नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर 50 की एक छोटी टीम है। ये लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। और ये लोग भारत में 2 दिन पहले दाखिल हुए हैं। उनकी सारी जानकारी तुम्हारे डिवाइस पर ट्रांसफर कर दी है। पर मुझे अब इसके बदले आज स्वीट्स खाने हैं। ये सुनकर शौर्य की मुस्कान चौड़ी हो गई और मन में बोला, सिस्टम तुम बहुत क्यूट और स्मार्ट हो और ऊपर से बहुत स्वीट हो, और अब और स्वीट खाओगी तो ज्यादा स्वीट हो जाओगी ना। ये सुनकर सिस्टम इतराते हुए बोली, बहाना बनाना बंद करो और मुझे स्वीट्स दे दो, वरना इसके बाद मैं तुम्हें कभी मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर शौर्य ने हार मानते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी दादी, अब नाराज मत हो, दे दूंगा तुम्हें मैं स्वीट्स। तभी शौर्य का मोबाइल बजा और उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने का मैसेज आया। शौर्य ने तुरंत उसे पढ़ना चालू किया। उसके बाद उसे कई बातें पता चली। ये सारे पिशाच यूरोप से आए हुए थे। ये सभी लोग ठंडी जगहों पर रहते हैं। अगर ये ज्यादा तापमान वाले क्षेत्र में रहेंगे तो उन्हें ज्यादा इंसानी खून की जरूरत होती है। रक्त पिशाचों को उजाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये दिन में आम इंसानों की तरह बाहर घूमते हैं। लेकिन तम पिशाच जो इनसे निचले होते हैं वे सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं। इन्हें आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता। इन रक्त पिशाचों के भी स्तर होते हैं उनके खून की शुद्धि के आधार पर। सामंत स्टार के पिशाच अनाहत चक्र के योद्धा के बराबर ताकत रखते हैं। उसके ऊपर होते हैं पिशाच राज। ये पिशाच विशुद्ध चक्र के योद्धा के बराबर होते हैं, इनका खून अधिक शुद्ध होता है। इनके बाद आता है पिशाच सम्राट जो सहस्त्रार चक्र के योद्धा के बराबर होता है और अपना रूप और आकार बदलने में माहिर होता है। शौर्य ने जानकारी पढ़ने के बाद अपना फोन पॉकेट में डाल दिया और फिर उन लोगों के स्थान सिस्टम के मदद से मार्क कर लिए। तभी शौर्य एक बार विराज की ओर देखकर बोला, भाई क्या आज एक बार फिर सैर पर चलोगे, इसमें बड़ा मजा आने वाला है। विराज ने ये सुना तो पहले वह उत्साहित हुआ, लेकिन उसका उत्साह तुरंत उतर गया क्योंकि उसे वह भयानक मंजर उसके आंखों के सामने दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपना सिर न में हिलाया और पीछे हट गया। शौर्य उसे फिर फोर्स नहीं किया, वह तुरंत वहां से निकल गया। बाहर आते ही अंधेरी रात में शौर्य तलवार पर सवार होकर पिशाचों के शिकार पर निकल गया। शौर्य उड़ते हुए मुंबई शहर से बाहर निकल गया। शहरों की गजबजाहट से दूर ग्रामीण इलाके अब शौर्य के सामने आने लगे। ये इलाके घनी झाड़ियों से घिरे हुए थे और इन्हीं जंगलों में उन पिशाचों की लोकेशन दिखाई देने लगी थी। इस वक्त पिशाच यहाँ छुप गए थे क्योंकि ये बरसात का मौसम था और झाड़ियों में ठंड थी, जो उनके लिए सही थी। पिशाच दिखने में यूरोपियन लोगों की तरह एकदम गोरे थे, तो वे लोग यहाँ ग्रामीण इलाकों में लोगों के बीच घुल नहीं सकते थे। ऊपर से भारत में अंग्रेजों ने जो किया था, इस वजह से आज भी भारत के लोग उनसे नफरत करते थे। तभी दूसरी ओर जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर बने घर के अंदर एक सामंत स्टार का पिशाच सामने खड़े उसके साथियों से कहता है, क्या हुआ उस आदमी का जिसे मालिक ने हमें ढूंढने भेजा था? तुम एक मामूली इंसान को ट्रैक नहीं कर सके। तभी एक रक्त पिशाच कहता है, लॉर्ड ऐसी बात नहीं है, पर वह इंसान आम लोगों की तरह है और न ही उसकी गंध हमारे पास है जिससे हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। हमने सिर्फ उन हादसों से जुड़े लोगों के आसपास ही खोज की है। लेकिन आज दोपहर हमें यहाँ के पुलिस वालों ने ढूंढ लिया है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम वहां से भाग निकले। उसकी बात सुनकर वह सामंत रैंक का पिशाच बौखला गया और उसने उस रक्त पिशाच को गले पकड़कर उठा लिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। वह रक्त पिशाच झटपटाने लगा, पर कुछ ही देर में उसका शरीर एक लाल रंग की धुंध में बदल गया और वह खत्म हो गया। उसके बाद वह पिशाच बाकी पिशाचों को देखकर बोला, मैं तुम लोगों को अब आखिरी मौका देता हूं, जब तक तुम उसे ढूंढ नहीं लेते तब तक वापस मत आना। तभी बाहर से आवाज आई, क्या बात है? यहाँ तो पिशाचों की मीटिंग हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात है, चलो मेरा काम हल्का हो गया। जब पिशाचों ने देखा कि एक 20 साल के आसपास का लड़का बारिश में भीगता हुआ अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए किसी फिल्मी हीरो की तरह उस कमरे में दाखिल हुआ, उस घने अंधेरे में शौर्य के शरीर से निकलने वाली आभा चमक रही थी। वो पिशाच शौर्य को एकदम अच्छे से देख पा रहे थे। शौर्य ने आते ही उन लोगों को देखा और बोला, हेलो एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो विच लैंग्वेज यू कैन अंडरस्टैंड। ये सुनकर वह सामंत पिशाच बोला, हमें हिंदी भी आती है, ज्यादा अंग्रेजी झाड़ मत। उस पिशाच की इतनी अच्छी हिंदी सुनकर शौर्य उसे अजीब नजरों से देखने लगा और बोला, वो क्या है न चाचा, जानकर अच्छा लगा कि तुझे हिंदी समझ आती है। चल तो फिर मुझे तुझे समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने उन मासूम लोगों को क्यों मारा। वो क्या है न कि मेरा एक नियम है, अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसे ताकतवर लोगों के साथ आजमाओ, कमजोरों में क्या रखा है। लेकिन तुम लोग ताकतवर तो हो पर तुमने अपनी ताकत कमजोरों पर आजमाई, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। शौर्य की बात सुनकर वह सामंत बोला, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हम फिर अपनी ताकत तुम पर आजमा लेंगे। ये सुनकर शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोला, ये हुई न समझदार चाचा वाली बात। तभी सारे रक्त पिशाच शौर्य को घेर कर खड़े हो गए। शौर्य ने भी अपनी तलवार बाहर निकाली। तभी रक्त सम्राज्ञी बोली, मास्टर मुझे इन लोगों से घिन आती है, मैं इनका खून और लाइफ एसेंस नहीं चाहती, तो आप इन्हें मेरे अग्निरूप का उपयोग करके इन्हें सीधा भस्म कर दो। शौर्य ने भी तुरंत अग्नि आवाहन मंत्र बोलना शुरू किया और देखते ही देखते तलवार की लाल सतह आग की तरह गहरे नारंगी रंग में रंग गई और उससे एक तेज गर्मी निकलने लगी। तभी शौर्य पर उन पिशाचों ने अपने नाखून बड़े कर दिए और एमसीडी ही उनके दांत उनके ओंठों से धीरे धीरे बाहर आ गए। उन पिशाचों ने किसी जानवर की तरह शौर्य पर झपटा मार दिया, मगर वे लोग शौर्य के पास पहुंच पाते उसके पहले ही शौर्य ने अपनी तलवार गोल घुमाते हुए चला दी। उसके इतना करते ही वो पिशाच हवा में ही किसी जलते कोयले की तरह राख में बदल गए। शौर्य ने फिर अपने कदम आगे बढ़ाया और उन पिशाचों को बिना रुके काटने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ इन पिशाचों के शरीर की राख फैल गई थी। शौर्य ने अपनी तलवार को झटका और वह आराम से उस सामंत पिशाच की ओर जाने लगा। सामंत पिशाच इस वक्त भी एकदम शांत था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। शौर्य जब उसके सामने पहुंचा तो वह आगे की तरफ झुक गया और उसने अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ फैला दिया। उसके ऐसा करते ही उसके पीठ से हड्डियां चटकने की आवाज हुई और दो विशालकाय पंख बाहर निकल आए। सामंत पिशाच अब दो पंखों का इस्तेमाल करके हवा में उड़कर शौर्य की ओर झपट पड़ा। शौर्य ने भी ऊपर एक जोरदार छलांग मारी और दोनों हवा में एक दूसरे से टकरा गए। टकराव होते ही सामंत पिशाच दुगनी रफ्तार से वापस पीछे की ओर उड़ गया और शौर्य वही हवा में रह गया। इतनी देर से जो सामंत पिशाच अपनी ताकत पर भरोसा करके शौर्य के खिलाफ लड़ने के सपने देख रहा था, वह अब किसी कटी पतंग की तरह पीछे उड़कर उस पुरानी दीवार में धंस चुका था। शौर्य ने तुरंत उसके पास जाकर अपनी तलवार उस पिशाच के गर्दन पर रख दी। पिशाच इस वक्त अजीब सी आवाज निकालकर चिल्ला रहा था। शौर्य ने फिर धीमी आवाज में उस पिशाच से पूछा, तो चाचा अब बता कि तुम लोग यहाँ हमारे देश में क्या कर रहे हो। ये सुनकर वह पिशाच और ज्यादा गुस्सा हो गया और शौर्य को गुस्से से देखते हुए बोला, तेरी औकात नहीं मुझसे सवाल करने की, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे पिशाच सम्राट तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी गंध पहले ही अब तक उनके पास पहुंच चुकी होगी। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शौर्य ने अपनी तलवार वापस रख दी और अपना हाथ उस सामंत पिशाच के सिर पर रख दिया। उसके बाद शौर्य ने उसकी सारी मेमोरी रीड कर ली और उसका सिर किसी पके फल की तरह पिचका दिया। शौर्य इतने पर नहीं रुका और उसने उसकी लाश को भी जला दिया। अब शौर्य को उसके पास की सारी जानकारी मिल चुकी थी। शौर्य ये जानकार भी हैरान था कि ये पिशाच यहाँ उसे ही ढूंढने आए थे और इस वक्त देश के कोने कोने में ये लोग शौर्य को ढूंढ रहे हैं। और अब शौर्य की गंध उन लोगों को मिल चुकी है, तो इस सामंत पिशाच की मौत का बदला लेने इसी ओर आ जाएंगे, भले उन्हें ये पता ना हो कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वह भी शौर्य ही है। अब क्या होगा आगे? क्या अब ये नया बखेड़ा शौर्य की परेशानी बढ़ा देगा? क्या अद्विका से मुलाकात बस इतने तक ही थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 127 माउंटेन रेड के बेस पर शौर्य। शौर्य इस वक्त उन घनी झाड़ियों के बीच उस खंडहर हुए घर में अकेला खड़ा था। उसके आसपास राख के ढेर थे। शौर्य ने एक बार अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा, समय रात के 11 बज रहे थे। शौर्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सीधे विराज के पास पहुंच गया, जो इस वक्त इशिका के साथ शौर्य का पुलिस स्टेशन में इंतजार कर रहा था। शौर्य ने आकर विराज को सारी बात साफ साफ बता दी, लेकिन जब विराज को मालूम पड़ा कि कई और पिशाच भी देश के दूसरे राज्यों में मौजूद है, वह डर गया। तभी शौर्य ने उसे दिलासा दिया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। विराज ने शौर्य की बात पर हामी भरी, पर उसका चेहरा फिर भी उतरा हुआ था। शौर्य ने यह देखकर विराज से पूछा तो विराज बोला, 15 अगस्त को तो तुम गए नहीं चीफ से मिलने, अब उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में कल दोपहर तक स्पेशल फोर्सेस के यूनिट 9 के कैंप ले जाऊं, जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सियाचिन में स्थित है। ये सुनकर शौर्य ने भी अपनी गलती पर अपना सिर खुजा लिया और बोला, भाई ठीक है, तेरे लिए मैं कल तेरे साथ चलूंगा, तू बस रास्ता बता देना। ये सुनकर विराज खुश हुआ और शौर्य के गले लग गया। तभी इशिका जो वहीं खड़ी थी वह बोली, विराज तुम दोनों भाई हो ये मैं जानती हूं, पर ये दोस्ताना वाली हरकतें करना बंद करो।
ये सुनकर विराज उछलकर शौर्य से दूर हो गया। सभी की हंसी छूट गई और वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे दिन सुबह शौर्य जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के सारे काम निपटाने के लिए कंपनी पहुंच गया, जहां उसके पीछे कशिश और रिया भी पहुंच गए थे। ऑफिस पहुंचते ही कशिश को एक कॉल आए और उसके चेहरे पर एक उत्सुकता से भरी खुशी की लहर दौड़ गई और वह उछलते हुए उत्साहित होकर कूदने लगी। जब शौर्य ने ये देखा तो वह हैरान हो गया। तभी कशिश बोली, बॉस ये आपके लिए गुड न्यूज है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर ने अप्रूव कर दिए हैं और अब हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में उतार सकते हैं। ये सुनकर शौर्य भी खुश हुआ और उसने कशिश की पीठ थपथपाई और बोला, वेल डन कशिश, तुम्हारी मेहनत रंग लाए। अब सीधा नाइट्स ग्रुप को कांटेक्ट करो और उन्हें 2 दिन बाद साइनिंग के लिए बुला लेना। मैं भी अपने एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, तब तक कंपनी की ये न्यूज बाहर लीक मत होने देना। हम साइनिंग के बाद ये न्यूज बाहर बताएंगे। ये सुनकर कशिश ने अपना सिर हाँ में हिलाया और ज्यादा सवाल किए बिना वह और रिया वहां से चले गए। शौर्य ने भी सुबह के 11 बजे तक अपना सारा पेंडिंग काम खत्म किया और सियाचिन के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले शौर्य ने विराज को अपने साथ लिया और वह सीधा तलवार पर सवार होकर पूर्वोत्तर की दिशा की ओर निकल गया। सबसे पहले दोनों दिल्ली पहुंचे और चीफ को रिपोर्ट किया। चीफ भी शौर्य को मिलकर खुश हुए थे। शौर्य ने उसके बाद चीफ को एक बार और याद दिलाया कि उन्हें अपने पोतों के साथ रिटायरमेंट के बाद मुंबई शिफ्ट होना है। चीफ ने भी शौर्य से ऐसा करने का वादा किया। उसके बाद शौर्य ने अपनी दिशा बदली और सीधा उत्तर की ओर निकल गया। हिमालय के काराकोरम रेंज में सियाचिन स्थित है। यहाँ भारत का सबसे ऊंची जगह पर लगाया गया बेस कैंप है। शौर्य ने पहुंचते ही अपने जादुई कपड़े से अपना हुलिया बदल लिया। अब वह एक आर्मी ऑफिसर लग रहा था। शौर्य तुरंत गेट पर पहुंचा और उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया। उसे परमिशन मिलते ही वह अंदर चला आया। बाहर का तापमान बहुत ठंडा था, मगर इस वक्त शौर्य ने पतले कपड़े की यूनिफॉर्म पहनी थी जो बाहर से देखने पर किसी को भी लग सकती थी। असल में ये तो उसका जादुई कपड़ा था। शौर्य अंदर पहुंचा तो पाया कि सभी सैनिक पहाड़ियों की चोटी पर अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से तैनात थे। साथ ही कुछ सैनिक यहाँ वहां दौड़कर अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ सैनिक अपना भोजन खत्म कर रहे थे तो कुछ आग जलाकर सेक रहे थे। शौर्य के वहां आते ही बेस का एक सिपाह उसके पास आया और उसने सैल्यूट करके शौर्य के आने का कारण पूछा। शौर्य ने भी उसे एक सैल्यूट किया और अपने पॉकेट से एक लेटर जो उसे चीफ ने दिया था उसे उस सैनिक को दिया। ये लेटर यहाँ के इंचार्ज के नाम पर था तो वह सैनिक दौड़कर कैंप के ऑफिस में चला गया। ऑफिस में इस कैंप के इंचार्ज अभय सिंह डोगरा मौजूद थे। वे लेटर मिलते ही बाहर आए। ये इस कैंप के सिर्फ इंचार्ज थे, असली कमांडर यहाँ मौजूद नहीं थे। लेफ्टिनेंट कमांडर अभय सिंह बाहर आए और उन्होंने तुरंत शौर्य को एक सैल्यूट किया। उसके बाद उन्होंने शौर्य को ऑफिस में बुला लिया। ऑफिस में आते ही उन्होंने शेर को सैनिकों के बारे में जानकारी दी और फिर शौर्य के हाथ में सैनिकों की फाइल थमा दी और बोले, ब्रिगेडियर शौर्य, मैं अब बाकी की सारी जिम्मेदारी आप पर सौंपता हूं। शौर्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और सैनिकों को जांचने के लिए चला गया। लेफ्टिनेंट कमांडर अभय सिंह ने तुरंत सारे सैनिकों को एकत्रित होने का आदेश दिया। जो सैनिक तैनात थे वे लोग 2/1 के गुणोत्तर में ग्राउंड पर आ गए। इस वक्त सीएच बसे की सुरक्षा सबसे कमजोर मानी जा सकती है, क्योंकि अब इस वक्त 3 की जगह एक सैनिक वहां बॉर्डर पर तैनात था। शौर्य ने भी इस बात पर गौर किया। कुछ ही देर में सारे सैनिक वहां पहुंच गए। उनके सामने इस वक्त शेर और अभय सिंह खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कुछ सैनिक शौर्य को ध्यान से देख रहे थे। शौर्य उनसे उम्र में बहुत छोटा दिख रहा था, साथ ही उसकी रैंक उन सबसे बहुत ऊपर थी। ऊपर से ऐसी कड़के की ठंड में भी शेर ने इतने पतले कपड़े पहने थे। इस वक्त अभय सिंह जो शौर्य के बगल में खड़े थे वे शौर्य कक्षा से निकलने वाली गर्म आभा को महसूस कर सकते थे। शौर्य ने उन सभी को ध्यान से देखा और उन्हें स्कैन किया। स्कैनिंग के बाद शौर्य भी थोड़ा चौंक गया। ये सब सैनिक अपना पहला चक्र जागृत किए किसी योद्धा की तरह थे। शौर्य ने ये देखा और उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरे देश के सभी शहरों को मेरा प्रणाम। मैं ब्रिगेडियर शौर्य यहाँ सिर्फ कुछ लोगों को चुनने के लिए आया था, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे आप सभी को चुनना पड़ेगा। आपको माउंटेन रैट या घोस्ट भी कहते हैं। ये आपके बहादुरी के लिए आपको कहा जाता है। आप लोगों ने नामुमकिन काम मुमकिन करके भी दिखाया है। फिर भी इस वक्त आपकी ताकत का स्तर और ऊंचा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। शौर्य की बात सुनकर सभी सैनिकों के कान खड़े हो गए, लेकिन तभी शौर्य ने भी उनकी मानसिकता पहचान ली और बोला, वैसे सैनिक बड़े गर्म खून वाले होते और तुम तो पैरा वाले हो, तो तुम्हें मेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो उसके लिए मैं तुम सबको पहले मेरी ताकत दिखाऊंगा। अगर तुम इम्प्रेस हुए तो मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा।
ये सुनकर सभी सैनिक उत्साहित हुए। शौर्य जमीन पर वही खड़े होकर उसने अपना हाथ ऊपर किया और उसकी बगल की पहाड़ी की ओर उंगली उठा दी। तभी उसकी उंगली से एक सफेद रोशनी जैसा कुछ निकला और पहाड़ी पर जाकर लग गया। ऐसा होते ही पहाड़ के ऊपर जमी बर्फ एक गोल आकार में हट गई और एक जोरदार धमाका हुआ। हर तरफ पत्थरों के टुकड़े बिखर गए और बर्फ के नीचे की मिट्टी हवा में उड़ गई। कुछ देर बाद जब धूल छटी तो सबने देखा कि पहाड़ की सतह की वह जगह अब बदल चुकी थी। उसके अंदर एक गहरा गड्ढा बन गया था। सैनिकों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वे लोग भी ताकतवर थे, पर इतने नहीं कि सिर्फ हाथ से इतना बड़ा धमाका कर सके। ऊपर से ये धमाका किसी रॉकेट लॉन्चर से भी बड़ा था। शौर्य ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और बोला, इस शक्ति को आंतरिक ऊर्जा का बाहरी उत्सर्जन कहते हैं। इसे आप साधना का एक उचित स्तर प्राप्त करने के बाद कर सकते हो। इस वक्त आप लोग हिमालय की वादियों में हो और यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अच्छे पैमाने पर मौजूद है। अगर तुम लोगों ने मैंने सीखी हुई युद्धकला और साधनी की तो 1 साल के अंदर आप लोग ऐसा धमाका अपने हाथ से कर पाओगे। क्या आप लोग इसे सीखना चाहेंगे? शौर्य का सवाल सुनकर सभी सैनिकों ने उत्साहित होकर कहा, यस सर। उनकी ये आवाज पूरी सिंची के वादियों में गूंज गई। ठीक है, तो फिर सभी लोग तैयार हो जाए और जो इस वक्त पोस्ट पर है उन्हें भी बुला लीजिए। इस वक्त मैं यहाँ हूं तो चिंता मत करो, शौर्य ने आगे कहा। इसे सुनकर पहले कमांडर डोगरा कतराए, फिर उन्होंने सभी को नीचे बुला लिया। तभी शौर्य ने आसपास नजर दौड़ाई और एक समतल जमीन पर अपना पैर से मारा। उसके ऐसा करते ही वहां एक कुंड बन गया। ये घेरे में 20 मीटर के आसपास था। उसके बाद शौर्य ने कुछ आध्यात्मिक पत्थर रख दिए और उन्हें डायमेंशन के अंदर मौजूद नदी से जोड़ दिया। कुछ ही देर में वह कुंड आध्यात्मिक पानी से भर गया। शौर्य ने उन सभी सैनिकों को देखा और बोला, सभी लोग, अब मैं जो गोलियां दूंगा उसे खाओगे और 15 मिनट तक साधना के लिए बैठोगे। जब तुम्हारे शरीर की सारी विशुद्धियां निकल जाएगी तो आप सभी लोग एक एक करके इस कुंड में उतरेंगे। इस कुंड में मौजूद पानी हमेशा सामान्य तापमान पर रहेगा, तो ठंड लगने की कोई बात नहीं होगी। इसके बाद शौर्य ने अपने हाथ में पकड़ी गोलियों की छोटी बोरी एक सैनिक को पकड़ा दी और उसे सभी में बांट दिया। सभी सैनिकों ने गोलियां खाए और ध्यान करने लगे। कुछ देर बाद सभी को ठंड महसूस होना बंद हो गया। देखते ही देखते सभी के शरीर से काले रंग का तरल निकलने लगा। कुछ देर बाद सभी ने आंखें खोली तो उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी हालत देखकर एक दूसरे पर जोर जोर से हंसने लगे। तभी शौर्य अभय सिंह से बोला, बॉयज विल बी बॉयज। सभी सैनिक फिर नहाने चले गए। आधे घंटे तक खुद रगड़ रगड़ कर धोने के बाद वे लोग वापस आ गए। इस वक्त सबके चेहरे जवान लग रहे थे। तभी शौर्य ऊंची आवाज में बोला, तो बॉयज, मजा खत्म हो गया है, अब असली काम करना है। सबसे पहले सभी लोग कुंड में मौजूद पानी को पिएंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ दवाएं डालूंगा, फिर तुम सब लोग इसमें 10 मिनट तक रहोगे। इतना कहकर शौर्य ने सभी को पानी पीने के लिए कहा। सभी सैनिकों नीचे झुककर किनारे पर बैठकर पानी पिया। जैसे ही उन्होंने इसे पिया सभा के चेहरे पर हैरान थी। तभी एक लड़का बोला, ये तो वही बोतल वाली दवा है जिसे हमें पिछले महीने दिया गया था। तभी शौर्य पीछे से बोला, एकदम सही पकड़े हो, ये वही दवा है और उसे भी मैंने ही बनाया है। अब तुम्हारे चक्रों को शुद्ध करने का समय है, तो बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। इतना शौर्य ने एक कॉस्मिक लिक्विड की बूंद उस कुंड में डाल दी। सभी सैनिक कुंड में उतर गए, लेकिन उतरते ही उनके शरीर में एक असहनीय पीड़ा का जन्म हुआ और सभी लोगों के मुंह से एक जोरदार छींक निकली। इतना होने के बावजूद एक भी सैनिक बाहर नहीं निकला। इनका हौसला देख शौर्य भी खुश हुआ। इनका जुनून देखकर शौर्य ने भी इन्हें अपना ज्ञान खुले हाथों से बांटने की सोची। 10 मिनट बाद सभी सैनिक बाहर निकले। सभी हालात बहुत खराब थी, मगर शौर्य ने उन्हें फिर से फाइल बनाकर नंगे बदन खड़ा कर दिया। किसी भी सैनिक को ठंड महसूस नहीं हो रही थी, बस उन्हें थकान होने लगी थी। शौर्य ने फिर सभी को देखा और उन्हें जमीन पर पलटी मारकर बैठने कहा। सभी सैनिकों ने उसके आदेश का पालन करके वैसा ही किया। शौर्य ने भी खुद की आंखें बंद की और अपनी उंगली पर अपनी साधना और युद्धकला की तकनीक की स्मृति प्रकट की। उसने एक एक करके हर सैनिक के दिमाग में उनके माथे को छूकर ट्रांसफर करना शुरू किया। जिन्हें स्मृतियां मिली उन्हें पता था आगे क्या करना है। इसके बाद उन्हें सिर्फ कड़ी मेहनत करनी थी, बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। शेर ने उन्हें सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की साधना सिखा दी थी। उसे यकीन था कि 1 साल के समय में ये लोग इस स्टार को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही सभी सिद्धियों का जान भी उन्हें दे दिया था।
सभी को अपनी स्मृतियां देने के बाद शौर्य ने सभी को देखा और बोला, जब तुम सभी 1 साल बाद खुद को देखोगे तो पाओगे कि इस आधुनिक युग में भी तुम्हारी ताकत दुनिया के शीर्ष पर होगी, तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी ये ताकत इस देश की अमानत है। मैंने तुम सभी के सिर में एक मंत्र स्थापित किया हुआ है। जिस दिन तुम ये सोचोगे कि तुम अपनी ताकतों का गल इस्तेमाल कर सकते हो, उसी वक्त तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम खत्म हो जाओगे। इसीलिए कभी भी घमंड मत करना इस बात पर। सभी ने शौर्य की बात पर अपने सीने पर हाथ रखकर शौर्य को वादा किया। शौर्य ने इस बार अपनी ताकत और शक्तियों सभी के सामने जाहिर रूप से प्रकट कर दी थी। सभी सैनिक पहले तो शोक थे मगर बाद में शौर्य के भक्त बन गए। शौर्य को भी भक्ति की ऊर्जा में वृद्धि होते हुए महसूस हुआ। सभी सैनिकों ने प्रण लिया कि वे लोग इस बेस पर टॉपलेस घूमेंगे क्योंकि अब उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। तभी शौर्य ने एक बार अपनी उंगली अभय सिंह के माथे पर रखी और उन्हें एक खास तकनीक और युद्धकला ट्रांसफर कर दी। अभय सिंह ने जब सारी स्मृति याद की तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। शौर्य ने उन्हें भी एक गोली दी और उन्हें भी वह सब दोहराने कह दिया। अभय सिंह ने शौर्य के जाने का इंतजार भी नहीं किया और गोली निगलकर नीचे बैठ गए। शौर्य ने उसके बाद वहीं पर रात बिताने की सोची। शाम के 6 बजे के आसपास एक आर्मी हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। हेलीकॉप्टर जब नीचे उतारा तो उसमें से एक 50 से ज्यादा उम्र का सफेद बालों वाला व्यक्ति नीचे उतारा। इस बूढ़े का सिर्फ चेहरा बूढ़ा दिख रहा था पर उसकी आंखें किसी 15-20 साल के लड़के जितनी जवान लग रही थी। उसका पूरा शरीर गठीला था और उसने पहनी जैकेट उसके शरीर को एकदम टाइट फिट बैठी थी। उसे जब शौर्य ने ध्यान से देखा तो शौर्य की आंखें फैल गई। इस बूढ़े इंसान ने सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दम पर बिना साधना के अनाहत चक्र तक की साधना सिद्ध कर ली थी। तभी उस बूढ़े के पीछे से एक लेडी ऑफिसर बाहर निकली। उसके कंधे पर 2 सितारे नजर आ रहे थे। उसके कंधे पर एक बेज लगा हुआ था जो मेडिकल विंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब शौर्य ने उसका चेहरा देखा तो उसका मुंह किसी अंडे के आकार जितना खुल गया। तभी अभय सिंह जो अपने कपड़े उतारकर ध्यान कर रहे थे, काला तरल शरीर पर आते ही अपने कमरे से बाहर आए और बिना इधर उधर देखे सीधा बाथरूम की ओर दौड़ गए। लेकिन इस बात पर शौर्य का ध्यान बिल्कुल नहीं था। वैसी ही हालत उस मेडिकल ऑफिसर की भी थी। वह भी शौर्य को आंखें फाड़कर देख रही थी। भाई ये लड़की है कौन, जिसे देख शौर्य भी हैरान परेशान है। और वह बूढ़ा आदमी कौन है? क्या वह बूढ़ा शौर्य से कुछ कहेगा? अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। सिर्फ 128 पीले पीले ओ मेरे जानी। शौर्य इस वक्त बेस कैंप के मैदान में खड़े होकर सिर्फ एक तरफ अपना मुंह खोलकर आंखें फेर देख रहा था। उसे मैंने कोई सदमा लगा हो। शौर्य ने मन में कहा, ये तो वही शेरनी है। दादी ये क्या हो रहा है? तभी वह बूढ़ा ऑफिसर शौर्य के सामने आकर खड़ा हो चुका था। वह ऑफिसर शौर्य को देख रहा था और हमारा शौर्य उनके पीछे आ रही लेडी ऑफिसर को। तभी वह बूढ़ा ऑफिसर जानबूझकर खांसा और बोला, ब्रिगेडियर आपका ध्यान कहाँ है? जब शौर्य को अपने कानों पर आवाज पड़ी उसने तुरंत बूढ़े को देखा और बोला, क्या है बेबुद्धे? शौर्य के मुंह से ये बात इतनी आसानी से निकली मानो वह हर दिन ऐसा सभी से कहता हो। उस बूढ़े ऑफिसर के माथे की नसें उभर आई। जब शौर्य को महसूस हुआ कि उसने गलती की है उसने तुरंत सैल्यूट किया और बोला, जय हिंद सर। उस बूढ़े ने भी उसे रिटर्न में अपनी इच्छा विरुद्ध सैल्यूट किया और बोला, ऑफिसर क्या आप आर्मी में रैंक के साथ साथ बड़ों की इज्जत करना भी नहीं समझते? तभी शौर्य ने उस बूढ़े ऑफिसर को देखते हुए विनम्रता से कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं पर क्या करे, आपकी आवाज बिल्कुल मेरे दादाजी की तरह है तो मुझे दादाजी को छोड़ा की आदत है तो मैं बोल पड़ा। ये सुनकर पीछे खड़ी लड़की हंस पड़ी। उसकी हंसी किसी मधुर संगीत की तरह थी। लेकिन उस लड़की ने भी अपनी हंसी रोक ली। शौर्य ने उस लड़की को देखा और फिर अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लाते हुए अपने सफेद दांत दिखाकर बोला, अद्विका जी क्या संयोग है जो आपसे यहाँ मुलाकात हुई? ये सुनकर अद्विका भी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है शौर्य जी। उसकी बात सुनकर वह ऑफिसर बोला, ऑफिसर अद्विका क्या आप इन्हें जानती है? ये सुनकर अद्विका बोली, हाँ सर मेरी इनसे एक बार मुंबई में मुलाकात हुई थी। ओह तो ऐसी बात है। फिर वह बूढ़ा ऑफिसर शौर्य को सवालिया नजरों से देखकर बोला, वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमारे बेस पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर शौर्य ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम शौर्य है और मुझे रॉ चीफ ने आपके सैनिकों को देखकर उन्हें कुछ नई तकनीक सिखाने के लिए यहाँ भेजा था। ये सुनकर उस बूढ़े ऑफिसर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आए और बोले, ओह तो वो तुम हो वह ऑफिसर जो सीधा ब्रिगेडियर बन गया और अब ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आए हो। बहुत तारीफ सुनी है मैंने तुम्हारी लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई।
मेरा नाम कर्नल विक्रम परमार है और मैं इस बेस का कमांडर इन चीफ हूँ। ये अद्विका है जो मेडिकल दिवसीय में एक मेजर है। ये सुनकर शेर ने दोनों को एक स्माइल दी। कर्नल विक्रम को शौर्य खास पसंद नहीं आए। उनके हिसाब से उन्होंने शौर्य के बारे में जो सुना वह बस महज एक अफवाह है। जब तक वे खुद शौर्य की ताकत अपनी आंखों से नहीं देखते तब तक वे उसे मानने वालों में से नहीं थे। रही बात अद्विका की तो वह भी शौर्य को अजीब तरह से देख रही थी। मानो उसे लग रहा हो ये इतनी कम उम्र का लड़का कैसे उन्हें ट्रेनिंग दे सकता है। तभी वे दोनों चलकर बेस के ग्राउंड पर आ गए। ग्राउंड पर जो उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ -डिग्री का तापमान था और सारे सैनिक टॉपलेस खड़े थे और यहाँ वहाँ घूम रहे थे और ट्रेनिंग कर रहे थे। कमांडर विक्रम ने एक बार शौर्य को ध्यान से देखा और उन्होंने नोटिस किया कि शौर्य ने भी बहुत पतले कपड़े पहने जबकि उन दोनों ने आते वक्त मोटे गर्म कपड़े पहने थे। तभी उन्हें अभयसिंह कोने में उस कुंड में उतरते हुए दिखे, लेकिन उनके उतरते ही उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली लेकिन वे बाहर नहीं आए। ये देख कर्नल विक्रम परेशान हो गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए अद्विका के साथ दौड़ पड़े। लेकिन तभी शौर्य ने उन्हें रोका। चिंता मत कीजिए, ये उनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बस सब्र कीजिए और उन्हें उस पानी में कुछ देर और रहने दीजिए। तभी कर्नल विक्रम झल्लाकर शौर्य से बोले, ये क्या बोल रहे हो तुम, वह मर जाएगा, देख नहीं रहे उसके चेहरे पर कितना दर्द झलक रहा है। ये सुनकर शौर्य बस मुस्कुराया और बेस के सैनिकों को देखकर एक सैनिक को अपने पास बुला लिया। सैनिक आशुतोष यहाँ आओ और अपने कमांडर को बताए कि इस पानी में जाने के क्या फायदे हैं। शौर्य का ऑर्डर मिलते ही आशुतोष आगे आया और उसने सैल्यूट करके कर्नल विक्रम को सारी बात शुरू से समझाई। सारी बात सुनकर और समझकर विक्रम फिर एक बार बोले, तो ये सच है कि तुमने ही वह जादुई दवा बनाई है। ये सुनकर शौर्य को लगा कि ये बूढ़ा अपने ऑफिसर से बातें सुनने के बाद भी क्यों यकीन नहीं करता। तो शौर्य ने भी तुनक कर जवाब दिया, हाँ वह दवाई मेरी ही बनाई हुई है और इस बात का क्या अब मैं गले में बोर्ड लगाकर तो नहीं घूम सकता हूँ। ये सुनकर कर्नल विक्रम का मुंह टेढ़ा हो गया और वह कुछ नहीं बोले। तभी अद्विका बोली, तो आप ही वह शौर्य अग्निहोत्री है जो आए दिन चर्चा का विषय बन चुके हैं। हम डॉक्टर्स का तो धंधा चौपट करके बैठे हैं आप। उसकी बात में तारीफ और ताना दोनों था, लेकिन शौर्य ने भी जवाब दे ही दिया, लाखों रुपए लेकर आधा अधूरा इलाज करने वाले डॉक्टर्स से तो मेरी एक दवा ही अच्छी है जिसके इस्तेमाल से वह बीमारी उस इंसान को फिर तो नहीं होती। इसमें मैंने गलत क्या किया है। ये सुनकर अद्विका ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से चली गई। तब तक अभयसिंह कुंड से बाहर आ चुके थे। उन्होंने आते ही कर्नल को सैल्यूट किया और मुस्कुराते हुए बोले, कर्नल देखिए मेरे पुराने सारे घाव भर गए हैं और मैं अब खुद को और अधिक जवान महसूस कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर शौर्य ने तो जादू किया है, जादू। ये सुनकर विक्रम ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर ऑफिस में चले गए। शौर्य भी उसे दिए हुए कमरे में चला गया और अपने बिस्तर पर बैठकर अपना ध्यान करने लगा। उसके पास अब आगे करने के लिए कुछ नहीं था। उसने वैसे भी 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। शौर्य जब खाने का समय हुआ तो बाहर आ गया। आज भोजन खास शौर्य के लिए बनाया गया था, लेकिन जब सैनिकों को मालूम हुआ कि शौर्य वेजिटेरियन है तो उनका मुंह उतर गया। तभी अद्विका कुछ वेज खाना शौर्य के लिए लेकर आए। ये उसने अपने लिए अलग से बनाया था, मगर उसे जब एक सैनिक ने शौर्य के वेजिटेरियन होने की बात कही तो उसने शेर के हिस्से का भी खाना बना दिया था। तभी एक सैनिक रम का पूरा खंबा लेकर शौर्य के पास आया और बोला, सर जी हमारे यहाँ रात में दारू ग्लास में नहीं खंबे में पी जाती है और आपको आज ये पानी पड़ेगी। अब शौर्य ब्रह्मसिंह किट में फंस गया था। उसने तुरंत अपना हाथ न में हिलाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं शराब भी नहीं पीता, अभी मेरी उम्र 21 नहीं हुई है। ये सुनकर वह सैनिक बोला, साहब आप भी मजाक करते हो, दारू पीने के लिए तो लोग 18 साल के बाद ही पीते हैं, आप भी तो पी सकते हैं। ये सुनकर शौर्य ने इधर उधर नजर दौड़ाए और एक खाली ग्लास उठा लिया और बोला, हाँ तुम सही कह रहे हो, पर मुझे दारू से नशा नहीं होता, मैं कुछ अलग पीता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपने पॉकेट से एक फल निकाला और उसे उस ग्लास में निचोड़ दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से फल के रस को अलग किया था। फल का रस ग्लास में गिरते ही उससे एक भीनी खुशबू निकलने लगी। उसकी खुशबू से सभी लोगों का ध्यान शौर्य की तरफ चला गया। उसने फिर अपने ग्लास को हाथ में लिया और चीयर्स कहकर उस रस का एक सीप ले लिया और वह ग्लास सामने रख दिया। वह सैनिक उस रस को ललचाए आंखों से देख रहा था। शौर्य ने उसे देखकर कहा, एक बार ये रस पियोगे तो तुम दारू भूल जाओगे, क्या सोच रहे हो फिर। वह सैनिक कुछ करता उससे पहले एक नाजुक सा हाथ अचानक उस ग्लास की ओर बढ़ा और उसे उठाकर किसी के कुछ कहने से पहले लाल रस भरे ओंठों से लगा लिया। ये अद्विका थी। उसे इस खुशबू ने मदहोश कर दिया था, जिस वजह से वह खुद को रोक नहीं पाए।
उसने रस का एक घूंट लिया और उसके स्वाद में मानो वह खोसी गई। उसने अपनी आंखें बंद करके उस स्वाद को अपने शरीर के अंदर तक महसूस कर लिया। शौर्य उसे आंखें फाड़कर देख रहा था। उसने अपना ग्लास उसके हाथ से लिया और दोनों हाथों में पकड़ लिया। वह सैनिक खांसते हुए बोला, सिर आपने मैडम को तो दे दिया, अब मुझे भी एक घूंट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। सैनिक की बात सुनकर शौर्य ने एक और फल निकाला और उसे दूसरे ग्लास में भर दिया। उसके बाद वह सैनिक वहां से जाने लगा, लेकिन उसे बाकी सैनिकों ने घेर लिया और उससे अपने हाथ में पकड़े ग्लास में एक एक घूंट रस जबरदस्ती से डलवा लिया। इन लोगों में अभय सिंह और विक्रम भी शामिल थे। उस सैनिक को सभी के सामने कुछ सीनियर्स ने मिलकर लूट लिया था। वह बेचारा मुंह लटकाकर अपनी ग्लास में बचे एक घूंट रस को बाकी किसी और के आने से पहले पी लिया। इधर शौर्य अब अद्विका को देखे जा रहा था। वह उस रस के स्वाद में खो चुकी थी। उसे मानो किसी की परवाह नहीं थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक्साइटेड होकर शौर्य से बोली, क्या मुझे एक और घूंट मिल सकता है? शौर्य ने अपना ग्लास उससे छुपाते हुए बगल में पकड़ लिया और बोला, नहीं अब मैं नहीं दूंगा, तुमने मेरा ग्लास झूठा कर दिया है। ये देख अद्विका सीधे शौर्य से चिपक गई, जिस वजह से उसके पूरे शरीर में कर्क दौड़ गया। अद्विका अब बिल्कुल उसके कान के पास अपना चेहरा लेकर आए और बोली, मुझे वह जूस चाहिए, अगर तुमने मुझे वह नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस बार सच में पीट दूंगी। ये सुनकर शौर्य को पहले हंसी आई, फिर उसने सीरियस होकर कहा, पहले मुझसे दूर हो जाओ, तुम मुझे ऐसे धमका नहीं सकती। ये सुनकर अद्विका ने अपना एक हाथ शौर्य के पीछे से शौर्य के हाथ में पकड़े ग्लास की ओर बढ़ाया और शौर्य के आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम्हें पता है यहाँ हर सैनिक मुझसे दूर क्यों रहता है? क्योंकि मैंने इन सभी को पीट पीट कर सीधा किया है। अब ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें भी पीटना पड़े। दूर खड़े सैनिक भी अब शौर्य के लिए दुआ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि अद्विका बहुत बुरा मारती है। अद्विका को अब अपने इतने नजदीक पाकर शौर्य का गला सूख गया था। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तभी रक्त सम्राज्ञी बोली, मास्टर वह खुद तुम्हारे नजदीक आए है, यही मौका है, उसे दबोच लो और उसके ओंठों को स्वाद आज चख ही लो। तभी सिस्टम ने शौर्य की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, होस्ट ये एक शेरनी की तरह डोमिनेटिंग है, इसे काबू करना है तो तुम्हें भी अग्रेसिव होना पड़ेगा। अब शौर्य के नाक से अद्विका की खुशबू भी दिमाग तक चली गई थी। शेर ने अपना मन बनाते हुए एक गहरी सांस ली और लपक कर अद्विका के ओंठों को चूम लिया। उसके ओंठों पर लगा हुआ उस रस का स्वाद शौर्य के मुंह में घुल गया। उसके इस हरकत से अद्विका, जिसने अपना हाथ लगभग ग्लास तक पहुंचाया था, वह तुरंत पीछे हट गई। उसने अपने ओंठों को छुआ और फिर उसने एक बार शौर्य को देखा। इस वक्त उसके आंखों में अंगारे बरस रहे थे। थरकी कही कि तेरी ये मजाल, मैं तुझे आज यही गाड़ दूंगी। इतना कहकर उसने शौर्य को एक पंच मारा, लेकिन इस बार शौर्य ये जानता था कि उसके ऐसा करने पर वह उसे जरूर मारेगी। उसने अपना हाथ आगे किया और उसके पंच को जकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे दूर हो जाओ। मैं एक लड़का हूं और इतनी खूबसूरत लड़की अगर आगे आकर मेरे सामने अपना चेहरा रखे, जिस चेहरे को देख दिल गार्डन गार्डन हो जाए, तो फिर क्या किया जाए? और वैसे भी तुमने पहले मुझे इनडायरेक्ट किस कर दिया था। तुमने मेरा ग्लास उठाकर पिया था। अब हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर शौर्य ने उसका हाथ छोड़ दिया, मगर अद्विका कहाँ मानने वालों में से थी। वह एक कदम पीछे हटी और शौर्य पर उछलकर एक बैक किक मार दी। किक सीधे शौर्य के सीने पर लगने वाली थी, मगर उससे पहले ही शौर्य एक कदम अंदर आया और उसके पीछे के हिस्से पर पहुंच गया। उसने अद्विका के जमीन से लगे पैर के घुटनों के पीछे हल्का सा दबाव डाल दिया और उसका पैर एकदम से पिचक सा गया। अद्विका का बैलेंस बिगड़ा और वह फिर एक बार शौर्य के बाहों में गिर गई। शौर्य ने फिर उससे धीरे से कान में कहा, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। मैं अगर तुम्हारे सैनिकों को ट्रेनिंग दे सकता हूं तो क्या मैं तुम्हें किसी एंगल से कमजोर लग रहा हूं कि तुम मुझ पर पाने ये दांव आजमा रही हो? ये सुनकर अद्विका तुरंत शौर्य से झटपटाकर दूर हो गई। शौर्य उसे देख मुस्कुराया और फिर अपने हाथ में पकड़े ग्लास को आगे करके बोला, ये लो, अब तुम ही इसे पिलो, मेरा मन नहीं है इसे पीने का। इतना कहकर शौर्य ने वह ग्लास अद्विका के हाथ में दे दिया और खाना खाने बैठ गया। उसने एक निवाला मुंह में डाला और उसका स्वाद लेने लगा। खाना बहुत स्वादिष्ट था। रोटी और बैंगन की सब्जी शौर्य को बहुत पसंद आई। इधर अद्विका इस ग्लास को हाथ में पकड़कर खड़ी थी। उसका मन तो कर रहा था कि वह उस ग्लास को जमीन पर पटक दे, पर उस रस की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और पैर पटकते हुए शौर्य के बगल में बैठ गई। उसने फिर ग्लास से एक और घूंट लिया और ग्लास को वापस टेबल पर रख दिया। शौर्य ने तुरंत वह ग्लास उठा लिया और उसे पीने ही वाला था कि सिस्टम बोली, लो देखो, इसकी ठरक जाग चुकी है। अब होस्ट तुम लड़की के झूठे ग्लास से पियोगे? शर्म करो थोड़ी।
तभी शौर्य ने बड़ी बेशर्मी के साथ मन में कहा, इसमें कौन सी शर्म, अभी तो उसके ओंठों का स्वाद चखा है तो अब ग्लास से पीने में क्या हर्ज है। इतना कहकर उसने भी एक सीप ली। जब अद्विका ने ये देखा तो उसकी आंखें फैल गई। तुम अद्विका इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी शौर्य ने उसे ग्लास बढ़ाया और बोला, ये क्या तुम कह रही हो, अब क्या हुआ। मैंने तो अपने ग्लास से जूस पिया है। अद्विका के माथे की नसें उभर आई थी पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वह ग्लास छीनकर एक ही बार में खाली कर दिया। ये देख शौर्य उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुराने लगा। क्या ये नोकझोंक आगे किसी और मोड़ तक जाएगी? क्या शौर्य अद्विका को सच में इम्प्रेस कर पाएगा? क्या शौर्य की ये शांत जिंदगी शांत भी रहेगी या आने वाला है कोई बड़ा तूफान? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। 129 शादी की शर्त। शौर्य और अद्विका बेस पर नोक-झोंक कर रहे थे। इसमें उनका पूरे खाने का समय निकल गया। बेस के बाकी लोग उन्हें कुछ भी बोल नहीं सके। सभी सैनिक शौर्य की इज्जत करते थे तो अद्विका से डरते थे। खाना खत्म हुआ और अद्विका अभी भी गुस्से में थी। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लड़का उसके लाख कोशिशों के बावजूद उसके हाथ नहीं आ रहा था, न ही वह उसे कोई चोट पहुंचा पाई थी। उसे अपने मार्शल आर्ट स्किल पर भरोसा था मगर शौर्य के सामने उसकी सारी चले धरी की धरी रह गई थी। आखिर हार मानकर वह अपने रूम पर चली गई। उसने रूम का हीटर चालू किया और अपने ओंठों को हाथ लगाते हुए शौर्य ने लिए हुए किस को याद करने लगी। उसके गाल अपने आप लाल हो गए लेकिन फिर भी उसने शौर्य को गालियां दी और सो गई। इधर शौर्य बार बार किसी पागल की तरह मुस्कुराए जा रहा था। वह सिर्फ अद्विका के साथ हुए किस को याद करके बार बार अपने ओंठों पर हाथ फेर रहा था। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह जब बिगुल बजा तो सारे सैनिक ग्राउंड पर आ गए और अपनी साधना का पहला दिन उन्होंने कुंड में डुबकी लगाकर शुरू किया। उसके बाद सभी सैनिक अपनी नई युद्ध कला का अभ्यास करने लगे। शौर्य ने ये देखा और उन्हें दांव और उनकी सटीकता खुद खड़े होकर समझाने लगा। तभी वहां दूर खड़े होकर अद्विका ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। मेडिकल टीम की होने से उसे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी मगर शौर्य ने सिखाए दांव उसके लिए बिल्कुल नए थे। उसने लगभग सभी युद्धकलाओं का थोड़ा बहुत अभ्यास किया था लेकिन ये युद्धकला उसके लिए नई थी। उसने दूर खड़े रहकर उन दावों को खुद सैनिकों को देखकर अनुसरण करने की कोशिश की लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उन्हें नहीं कर पा रही थी। शौर्य अपने आंखों के कोने से ये सब देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह मन में सोचने लगा, ये लड़की सिर्फ नाम के लिए मेडिकल विंग में है पर दिल से फ्रंटलाइन के सैनिक की तरह है। कुछ देर बाद अभय सिंह और कर्नल विक्रम भी वहां पहुंच गए। अभय सिंह के लिए ये दांव नए नहीं थे तो वे भी उन सैनिकों के साथ मिलकर उसका अभ्यास करने लगा लेकिन कर्नल ऐसा नहीं कर पाए। 72 की जंग में वन साइड विक्ट्री दिलाने में विक्रम का बहुत बड़ा हाथ था। ऊपर से उन्होंने सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग से खुद को बेहद ताकतवर बनाया था। उन्होंने दुनिया की हर उस युद्धकला को सीखा और आत्मसात किया था जिसका उपयोग वे युद्ध में कर पाएंगे पर यह युद्धकला बिल्कुल अलग थी। इस युद्धकला के दांव कलारी के समान थे मगर अलग थे। इनकी रचना बड़ी ही अजीब तरह से की थी। उन्हें प्रैक्टिस करते सैनिकों को देखा तो उनके सांसों से एक अलग तरह के एनर्जी का एहसास हो रहा था, मानो ये किसी युद्ध क्षेत्र में हत्या के इरादों से परिपूर्ण सैनिकों का एक संगठन हो और वह असली का युद्ध लड़ रहे हो। इस कला का हर एक दांव असली जंग में एकदम सटीक तरीके से उपयोग में लाने लायक था। उसके हर कदम पर हमला और बचाव का दांव मौजूद था जो मॉडर्न युद्धकला में नहीं दिखाई देता था। ये युद्धकला स्वयं महादेव का एहसास कराती थी, जैसे वे स्वयं तांडव कर रहे हो। तभी शौर्य ने देखा कि सभी सैनिक आखिरी दांव करने वाले हैं तो उसने जोर से उद्घोषणा की, ओम नमः पार्वती पते। सभी सैनिकों ने एक आवाज में कहा, हर हर महादेव। और इसके बाद एक जोरदार आभा का उत्सर्जन हुआ और सारा मैदान कांप गया। इस उद्घोषणा से आसपास की पहाड़ियों हिल गई थी। कर्नल और अद्विका की सांसें भी तेज हो चुकी थी और उनका खून भी खौल गया था। ये आंद्रेनलिन का बढ़ाव सिर्फ एक उद्घोषणा से हुआ था। सभी सैनिकों ने फिर अपनी रफ्तार बढ़ाई और अगली गति आधारित युद्ध कला का अभ्यास शुरू किया। देखते ही देखते उनके हलचल से पूरा मैदान धूल और मिट्टी के कोहरे से भर गया। पूरा मैदान सैनिकों के हलचल से कांप रहा था। ये मंजर कर्नल और अद्विका देखकर हैरान थे और तो और खुद अभय सिंह भी किसी जवान लड़के की तरह सैनिकों के बराबरी से इससे प्रैक्टिस कर रहे थे। ये प्रैक्टिस कभी धीमी कभी माध्यम और कभी तेज गति से की जा रही थी मगर हर सैनिक हर दांव को एकदम सटीकता से कर पा रहा था। उनकी सांसें एक समान चल रही थी। लगभग 2 घंटे लगातार प्रैक्टिस के बाद जब सभी सैनिक रुके तो उनका शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ था मगर उनके चेहरे पर किसी भी तरह की थकान नजर नहीं आ रही थी। सभी सैनिकों ने उसके बाद सीधा कैंटीन में दौड़ लगा दी। सभी सैनिक किसी भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़े।
इधर कर्नल धीरे धीरे चलकर अभय सिंह के पास पहुंच गए। उन्होंने खांसते हुए पूछा, अभय क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये कैसी युद्धकला थी जिसे तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे? ये सुनकर अभय सिंह मुस्कुराते हुए बोले, कर्नल सर दरअसल बात यह है कि इसे भद्र तांडव कहते हैं। ये भगवान वीरभद्र की कला है। इसे हमें कल शौर्य ने सिखाया है। और शौर्य कोई मामूली सैनिक नहीं है, वो देखिए वहां चट्टान पर उस छेद को देखिए। ये शौर्य ने यहीं खड़े रहकर उसे किया है, वो भी सिर्फ अपने एक पंच की आभा से। ये सुनकर कर्नल और अद्विका की आंखें चौड़ी हो गई। ये ऐसी तकनीक उन्होंने कभी अपने जीवन में सुनी नहीं थी जो दूर से किसी चीज को इतनी गहरी चोट दे सकती हो। तभी अद्विका ने अभय सिंह से पूछा, क्या शौर्य ये युद्धकला मुझे भी सिखाएगा? ये सुनकर अभय सिंह मुस्कुराए और कर्नल को देखकर बोले, ये बिल्कुल तुम पर गई है कर्नल साहब, इसे तुमने मेडिकल विंग में डालकर बहुत बड़ी गलती की है। अद्विका ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारे विंग में लड़कियां नहीं हैं न, तो इसलिए मेडिकल विंग के जरिए मुझे आना पड़ा। अब आप मुझे बताएंगे कि क्या वो शौर्य मुझे ये कला सिखाएगा या नहीं? इस पर अभय सिंह बोला, वो सब तो तुम पर निर्भर है। कल रात के तुम्हारे झगड़े के बाद मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें उसे खुद जाकर इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये सुनकर अद्विका ने अपना नाक एक बार दाएं और फिर बाएं ओर मोड़ा और बोली, वो एक नंबर का ठरकी है, मैं उससे कभी नहीं बात करूंगी। ये सुनकर कर्नल ने एक गहरी सांस ली और बोले, अद्विका देखो बात समझने की कोशिश करो। शौर्य एक ऐसा इंसान है जिसके ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता, तो इतना घमंड तो होना आम बात है। ऊपर से कल हम सभी ने देखा कि सबसे पहले तुम उसके पास गई थी और वह तुम्हें दूर कर रहा था, पर तुम थी कि उसे और धमकाए जा रही थी। अब गलती से उसने फिर तुम्हें चुन लिया। अब इस बात पर तुम उससे ठरकी तो नहीं कह सकती, और तुम खुद कहती थी कि तुम उसी लड़के से शादी करोगी जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। लो फिर मिल गया लड़का। अपने दादाजी की बात सुनकर अद्विका का चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपना पैर गुस्से से पटका और क्लिनिक में चली गई। ये सब शौर्य एक टेंट के नीचे खड़े रहकर देख रहा था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और अब उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ चुकी थी। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चला गया। इधर शौर्य से अब किस तरह बात की जाए, इसके बारे में अद्विका अपने क्लिनिक में बैठकर सोच रही थी। कुछ देर इधर उधर कमरे में फेरे मारने के बाद अद्विका ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचकर वहां से बाहर निकल गई। उसने बाहर आकर सबसे पहले शौर्य के रूम को ढूंढ लिया और सामने जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। तभी शौर्य ने आराम से उठकर दरवाजा खोला तो उसके सामने अद्विका खड़ी थी। उसे वहां देखकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई जो कि थोड़ी डरावनी लग रही थी। अद्विका ने उसे झिझकते हुए बोला, मुझे आपसे काम है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ये सुनकर शौर्य ने उसे तुरंत प्रत्युत्तर दिया और बोला, जी जरूर, प्लीज अंदर आ जाए। अनुमति मिलते ही अद्विका तुरंत अंदर आ गई। शौर्य ने उसे सामने रखे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद अपने छोटे खानी बिस्तर पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही अद्विका ने आगे कहा, मिस्टर शौर्य, कल रात के बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चुका था, लेकिन आपने उसे तोड़कर रख दिया। मेरे उस घमंडी बर्ताव के लिए मैं आज यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आए हूँ। ये सुनकर शौर्य मन ही मन बोला, ये पहली लड़की है जो अच्छे से जानती है कॉन्फिडेंस और घमंड में क्या अंतर है। फिर शौर्य ने अपनी गर्दन हिलाए और बोला, कोई बात नहीं मिस अद्विका, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको घमंड और कॉन्फिडेंस के बीच का अंतर पता है। मैं आपकी माफी स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पहले तो अद्विका का चेहरा उतर गया, फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अद्विका ने फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों एक दूसरे में फंसाते हुए थोड़ा इठलाकर शौर्य से कहा, वैसे शौर्य जो, क्या आप मुझे भी वह युद्धकला सिखा सकते हैं? मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहते थी। ये सुनकर शौर्य ने अपने चेहरे पर एकदम सख्त भाव लाए और बोला, मैं आपको ये युद्धकला सिखा तो सकता हूं, पर एक समस्या है। ये सुनकर अद्विका बोली, कैसी समस्या है, आप मुझे बता दीजिए, मैं हर वो बात करूंगी जो आप मुझे कहेंगे। ये सुनकर शौर्य उसी सख्त भाव के साथ बोला, वैसे तो मैं तुम्हें इससे भी एडवांस कला सिखा सकता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि अब मुझे लड़कियों पर भरोसा नहीं रहा। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक लड़की से धोखा खाया है और मैंने तभी ठान लिया कि मैं इसके बाद किसी भी लड़की को ये कला नहीं सिखाऊंगा सिवाय मेरे पत्नी के। और इस वक्त तुम न तो मेरी कोई रिश्तेदार हो न ही पत्नी, इसीलिए मैं तुम्हें ये कला नहीं सिखा सकता। शौर्य की पूरी बात सुनने के बाद अद्विका को शौर्य पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से बोली, तुम एक ठरकी हो और कुछ नहीं, लड़की देखी नहीं चले उससे शादी करने, और कल तो तुमने मेरा फायदा भी उठा लिया। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारी नीयत में खोट है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ट्रेनिंग जिसमें मुझे उसे सीखने के लिए अपना खुद का सौदा करना पड़े। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
इतना कहकर अद्विका अपने पैर पटकते हुए शौर्य के रूम से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में सिर्फ शौर्य द्वारा कही बातें घूम रही थी। अद्विका ने बाहर आकर अपने दादाजी से सारी बात ज्यों का त्यों बता दी, जिसे सुनने के बाद कर्नल के भी माथे की नसें उभर आईं। तभी अभय सिंह ने बात को संभालते हुए कहा, देखिए शौर्य के ऐसा कहने के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, पहले उसकी पूरी बात तो समझ लो फिर तय करो। इसमें समझने वाली क्या बात है, उसने सीधे सीधे शादी का प्रस्ताव मेरे पोती के सामने रखा है और वह उसे ठीक से जानती भी नहीं है। कर्नल विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। ये सुनकर अभय सिंह बोले, एक बार मैं खुद शौर्य से बात करता हूं, मुझे अभी भी यकीन है कि शौर्य ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर विक्रम भी थोड़ा हैरान हुए और फिर उन्होंने कुछ सोचा। आज तक कभी भी अभय सिंह गलत का साथ नहीं देते थे और वे किसी इंसान को परखने में कभी गलत नहीं थे। इसी वजह से विक्रम उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। विक्रम ने फिर कहा, चलो हम दोनों शौर्य से इस बारे में बात करते हैं फिर। ये सुनकर अभय सिंह तुरंत तैयार हुए और विक्रम के साथ शेर के रूम पर आ गए। उनके आते ही शौर्य ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। शौर्य ने विक्रम के चेहरे के भाव देख अंदाजा लगा लिया था कि अद्विका ने उनसे कुछ कहा है। तभी विक्रम ने बेहद सख्त लहजे में शौर्य से पूछा, ब्रिगेडियर, क्या आपने अपनी युद्धकला सिखाने के लिए मेरे पोती के सामने शादी की शर्त रखी है? शौर्य ने ये सुना तो उसने तुरंत साफ मन कर दिया, नहीं, मैंने ऐसी शर्त नहीं रखी, मैंने सिर्फ उसे ये बताया कि मुझे एक लड़की ने धोखा दिया था, जिस वजह से अब मैं लड़कियों को ये कला नहीं सकता। इसीलिए मैंने आपके पोती को ये कहा कि अगर मुझे ये कला सिखानी होगी तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी को सिखा सकता हूँ। ये सुनकर कर्नल को अब सारी बात समझ आए और वे बोले, इसका मतलब है कि आप किसी लड़की को ये कला नहीं सिखाओगे? शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोला, हाँ आपने सही समझा, क्योंकि मैंने जिस लड़की को मेरे कुछ राज बताए वह मेरे बारे में कुछ और ही धारणा बना बैठी और उसने मुझे धोखा दे दिया। वैसे तो शौर्य को आर्या के अपने निर्णय पर कोई खेद नहीं था, पर फिर भी उसने उसे एक धोखे की तरह ही लिया था। शौर्य की बात सुनकर विक्रम ने हाँ में गर्दन हिलाए और वे वहां से उठकर चले गए। उनके पीछे अभय सिंह भी चला गया। दूसरी तरफ दो लोग, एक लड़की और एक लड़का, काले लिबास में हिमालय की पहाड़ियों में घूम रहे थे। इस वक्त वे दोनों एक कागज से बने पक्षी पर बैठकर हवा में उड़ रहे थे। तभी उन्हें सियाचिन हिमनद की ओर से एक ताकतवर ऊर्जा का आभास हुआ। वो दोनों तुरंत उस ओर उड़ गए। जब वे दोनों उस जगह पहुंचे तो उनके सामने आर्मी बेस कैंप था और ये ऊर्जा उन्हें उस कुंड से महसूस हो रही थी। ये दोनों लोग उसी खोजी दल का हिस्सा थे जो शंभाला से निकले थे। उनके आते ही उनकी आभा शौर्य को भी महसूस हुई। शौर्य ने उनकी साधना जांची तो पाया कि वह लड़का संत स्तर का था और वह लड़की सहस्रार स्टार की योद्धा लग रही थी। शौर्य को आज पहली बार कोई उसके समान साधना स्तर का मिला था। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर आया और उन दोनों को देखने लगा। जब उस लड़के को शौर्य की नज़र महसूस हुई वह तुरंत शौर्य को देखने लगा, पर उसे शौर्य की साधना का स्तर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। तभी उस लड़के को शौर्य की आवाज़ सुनाई दी, क्या आप दोनों साधक यहाँ कुछ ढूंढ रहे हो? अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकते हैं। शौर्य की आवाज़ उस लड़के के कानों में सीधा गूंज रही थी। वह लड़का चौंककर देखने लगा। उसने फिर शौर्य की बात पर जवाब देते हुए कहा, हम खोजी दल से हैं, हमें एक साधक की तलाश है जिसने कुछ दिनों पहले सूर्यदेव का आवाहन किया था। क्या तुम वही हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं? क्या होगा शौर्य का जवाब इस बात पर? क्या शौर्य इनके सामने टिक पाएगा? क्या करेगा शौर्य जब उसे पता चलेगा कि ये लोग उसे खत्म करने आए हैं? 130 खोजियों ने खोज निकाला। सियाचिन बेस कैंप के बाहर शौर्य खड़े होकर सामने वाली पहाड़ी की चोटी की ओर देख रहा था। वहीं उस चोटी से दो लोग शौर्य को देख रहे थे। इस वक्त दोनों तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर वे लोग सिर्फ अपने मस्तिष्क में टेलीपैथी से बात कर रहे थे। जब शौर्य को पता चला कि ये दोनों उस साधक को ढूंढ रहे हैं जिसने सूर्यदेव का आवाहन किया था, वह सतर्क हो गया। उसने फिर उनसे पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूं कि उस साधक को आप क्यों ढूंढ रहे हैं? इस बात पर वह लड़का इतराते हुए बोला, पृथ्वी पर साधना करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना पड़ता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परमिशन के बिना अगर कोई साधक साधना करता है तो वह हमारे नियमों के खिलाफ है और हमें उसे खत्म करने का या उसकी साधना को नष्ट करने का पूरा अधिकार होता है। ये बात सुनकर शौर्य की भौहें तन गई और उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, ये अधिकार तुम्हें किसने दिया जो तुम साधक का फैसला सुना सको? इस बात पर वह लड़का फिर बोला, ये अधिकार हमें सम्राट परीक्षित ने खुद दिया है। उनके आदेशानुसार शंभाला के बाहर कोई साधक तैयार होता है तो वह कोई कली का साथी हो सकता है।
उसकी ऐसी बात सुनकर शौर्य ने उससे सवाल किया, ओह, तो आपका मतलब है कि बाहर की दुनिया में आप लोग खुद काली को रोकने नहीं आएंगे और कोई उसे रोके और वह तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है तो उसे तुम तुम्हारे नियम के विरुद्ध मानोगे। शौर्य की ये दलील उस लड़के को कुछ खास अच्छी नहीं लगी और वह बोला, मूर्ख लड़के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अपने मौत का डर नहीं है क्या? इस बात पर शौर्य ठहाका लगा के हंसने लगा, अबे कलमुन्हे कालिए, क्या तुझे लगता है कि तू मुझे मार पाएगा? क्या कोई तगड़ा माल फूंक कर आया है क्या? ये कहकर शौर्य ने अपना साधना स्तर उजागर किया और उसके आसपास का वातावरण तुरंत तपने लगा। शौर्य का साधना स्तर उस आदमी के बराबर का था जिसे देख वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसे संभालने का मौका मिलने से पहले शौर्य उसके सामने था। शौर्य ने अपना हाथ किसी शेर के पंजे की तरह आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उस आदमी ने खुद को शौर्य से दूर कर लिया। दूर जाते ही उस आदमी ने अपने कमर से लगे बेल्ट से एक गोल मोती निकाला और उसे तोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही उसी जगह पर एक रोशनी का पिलर तैयार हो गया। इसे किसी भी कोने से देखा जा सकता था। शौर्य इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उस आदमी पर हमला कर दिया। शौर्य का अगला वार बेहद तेज और सटीक था जिसे वह चुका नहीं पाया और उसके सीने पर शौर्य का हाथ किसी हथौड़े की तरह लगा। वह आदमी हवा में उड़ गया। तभी वह लड़की अपनी तलवार निकालकर शौर्य पर एक बार कर देती है। उसका वार बेहद ताकतवर था। ये किसी भी संत स्तर के योद्धा को भी खत्म कर सकता था, मगर जब उसका वार शौर्य के शरीर से टकराया, शौर्य के शरीर की सतह से एक चिंगारी निकली मानो वह तलवार किसी मेटल से टकरा गई हो। शौर्य आराम से पीछे मुड़ा और बोला, अरे आंटी, जरा रुको तो, मैं सबको बराबर का मौका दूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी उंगली झटकी और वह लड़की किसी फटे कागज की तरह उड़कर पीछे चली गई। शौर्य फिर आराम से उस आदमी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखकर उसकी सारी मेमोरी पढ़ ली। उसके बाद शौर्य ने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी को खत्म करने वाला था। तभी अचानक तेजी से कुछ लोगों के आने का एहसास हुआ और एक के बाद एक 3 बड़े पक्षी आकाश में दिखाई देने लगे। शौर्य ने उन्हें देखा तो पाया कि ये सारे पक्षी कागज के बने हुए थे। उन पक्षियों पर कुछ साधक बैठे थे। हर एक पक्षी पर एक संत स्तर का योद्धा मौजूद था। शौर्य ने उस अपने सामने पड़े आदमी की ओर एक बार देखा और फिर झट से अपनी तलवार घुमा दी। कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस आदमी की गर्दन धड़ से अलग हो गई। शौर्य ने फिर अपनी तलवार पर लगे खून को झटक दिया और ऊपर देखकर बोला, तुम लोग जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम लोग मेरे काम में और जीवन में रुकावट बनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिट्टी में मिला दूंगा। शौर्य ने उसके बाद उस लड़की की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। तभी आसमान से सभी साधक नीचे उतर गए। उन्होंने शौर्य को घेर लिया था। उन साधकों में से एक साधक शौर्य को देखकर बोला, रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं, हमारे साथ चलो और हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये सुनकर शौर्य अपने कदमों में रुक गया और आसमान की ओर देखकर हंसने लगा। अच्छा जोक मारा, तुम्हें पता है तुम्हारे प्रधानाचार्य खुद को भगवान समझता है और उसने तुम लोगों को मुझे यहाँ मारने के लिए भेजा है क्योंकि मैंने शंभाला के बाहर रहकर साधना की है। क्या तुम्हारे शंभाला को इतना घमंड है उनके ताकत का कि वे किसी के भी जीवन और मृत्यु तय करे? ये सुनकर सभी लोग अलर्ट हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। शौर्य ने अपनी तलवार को लहराया और अपनी पूरी ताकत को रिलीज किया। उन साधकों ने भी अपने हथियार निकाले और शौर्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। शौर्य ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी युद्धकला का पहला दांव इस्तेमाल किया और फिर किसी बवंडर की तरह उन लोगों पर टूट पड़ा। शौर्य ने कुछ ही पल में कमजोर साधकों को दूर उड़ा दिया। तभी एक संत स्तर के साधक ने शौर्य पर बिजली का हमला किया। वह हमला शौर्य के पीठ पर आकर लग गया, लेकिन शौर्य ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसके सामने खड़े योद्धा पर हमला कर दिया। एक लड़की इसे देख बोली, इसे दर्द नहीं होता क्या? इस पर बिजली का हमला हुआ और कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया इसने। दूसरी ओर शौर्य ने अपने राइट में खड़े साधक की ओर अपना हाथ किया और उस पर अपनी आकर्षण शक्ति का उपयोग किया और उसे अपनी ओर खींच लिया। पलक झपकते ही वह शौर्य के हाथ के पास पहुंच गया था। तभी एक दूसरे साधक ने अपनी तलवार से शौर्य के गर्दन पर वार कर दिया। तभी शौर्य के गर्दन के पास एक सुनहरा कवच उभर आया और वह वार विफल हो गया। शौर्य ने फिर अपने हाथ के पास आए साधक के सीने में अपना हाथ डाल दिया और उसका दिल बाहर निकाल लिया। तभी शौर्य पीछे मुड़ा और उस साधक से बोला, हमला तो इतने जोश के साथ करते हो भाई, जरा फिर ताकत भी लगाया करो हमले में। गुदगुदी होती है भाई, चलो इसे ध्यान से देखो कि हमला कैसे करते हैं। शौर्य ने अपनी तलवार को एक ऐसे एंगल से घुमाया कि वह साधक शौर्य का हमला रोक नहीं पाया और उसका सिर हवा में उड़ गया।
शौर्य ने उसके बाद आगे बढ़कर एक लड़की की ओर कदम बढ़ाया, तभी वह लड़की भी बिना डरे शौर्य पर हमला करने आगे बढ़ गई। अरे आंटी, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र करो। ऐसा कहकर शौर्य ने उस लड़की को हवा में ही पकड़ लिया। वह लड़की बहुत छटपटाने लगी, पर शौर्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसकी गर्दन एक झटके में तोड़ दी। शौर्य के सामने अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने अपनी तलवार अंदर रख दी। उसके बाद शौर्य ने अपने शरीर को किसी धनुष की तरह तान दिया और फिर किसी तीर की तरह अपनी जगह से विस्थापित हुआ। शौर्य पलक झपकते ही बचे हुए साधकों के पास आ चुका था। वे लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले शौर्य ने उन पर हवा में उछलकर एक राउंड हाउस किक से हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में उसके पैर से बिजली निकल रही थी जो किसी चाबुक की तरह लग रही थी। एक ही झटके में उस बिजली ने सभी बच्चे योद्धाओं को उनके जगह पर ही 2 टुकड़ों में बांट दिया। उसके ऐसा करते ही उन सभी 8 लोगों के शरीर से कुछ निकला और शौर्य के माथे की ओर बढ़ गया। लेकिन शौर्य ने उसे अपने पास आने से पहले ही रोक लिया। ये एक तरह के खून की बूंद थी। शौर्य ने उसे ध्यान से देखा, तभी सिस्टम बोली, होस्ट, ये एक विशेष प्रकार का सुरक्षा मंत्र है। इसे आत्मावरोहन कहते हैं। ये बूंद इन लोगों के मालिक या गुरु की हो सकती है। जैसे ही इन्हें कोई मार देता है तो ये बूंद उस मारने वाले के शरीर में समा जाती है और वह गुरु तुरंत समझ जाता है कि उसके शिष्य मरे गए हैं। ये सुनकर शौर्य ने उस खून की बूंद पर नर्क की अग्नि का प्रयोग किया। उसके ऐसा करते ही शंभाला में बैठे प्रधानाचार्य को अपने चेतना में बहुत पीड़ा महसूस होने लगी, मानो कोई उसके खून को जला रहा हो। उसका दर्द बेहद खतरनाक था, मगर वह कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय उसे सहन करने के। इधर शौर्य भी उस खून की बूंद को तुरंत नष्ट करने के फिराक में बिल्कुल नहीं था। उसने अपनी अग्नि वापस ली और फिर उस बूंद को एक छोटी सी बोतल में डाल दिया और उसे डायमेंशन में अपने महल के कमरे में भेज दिया। उसके बाद शौर्य ने उन मरे हुए लोगों की तलाशी ली और उसे 8 सील मिली, जिसका उपयोग शंभाला के अंदर जाने के लिए किया जाता है। साथ ही उसे कुछ गोलियां और कुछ हथियार मिले जो उसके किसी काम के नहीं थे। उसने फिर उन लोगों की लाशों को नर्क की आग में झोंक दिया। शौर्य ने शंभाला की दिशा की ओर देखा और बोला, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। जब मेरा मूड खराब होगा तो मैं जरूर तुमसे मिलने आ जाऊंगा प्रधानाचार्य। कुछ देर बाद शौर्य बेस कैंप पर वापस लौट आया। इस वक्त उसके दिमाग में शंभाला की बातें घूम रही थी। शंभाला का निर्माण महाराज परीक्षित द्वारा महाभारत काल में किया गया था। उसने उस वक्त की सारी प्राचीन शक्तियों को, विद्याओं को कलियुग से छुपाकर इस जगह में सुरक्षित रखा था। शंभाला भविष्य में भगवान कल्कि का ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में काम करने वाला था। शौर्य ने ये सब ध्यान से समझा और फिर उसने गौर किया कि शंभाला के मौजूदा शासक प्रधानाचार्य ने कुछ नियम नए बनाए और पुराने नियमों में बदलाव भी किए। इनके हिसाब से बाहर की दुनिया के लोग तुच्छ हैं और उन्हें बचाने की बजाय उन्हें शंभाला के लोगों को अधिक ताकतवर बनाना जरूरी लगता है। उनके हिसाब से शंभाला के लोग उच्च क्षमता वाले मनुष्य हैं और बाहर की दुनिया में जो लोग हैं वे सब तुच्छ और निचले दर्जे के हैं। वे लोग सिर्फ किसी कैनन फॉडर को तरह थे जो शंभाला के लिए किसी काम के नहीं है। शौर्य को प्रधानाचार्य की ये सोच बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शौर्य ने तय कर लिया कि कली को मारने से पहले शंभाला को ठीक करना जरूरी है। शंभाला अब भूल गया है कि उनका धर्म क्या है और वे लोग अधर्म की ओर बढ़ रहे थे। शौर्य को उसके बाद कुछ याद आया और वह मन में ही सोचने लगा। फिर सिस्टम से बोला, सिस्टम में जो लोग यहाँ मुझसे लड़ने आए थे उनमें कई संत स्तर के योद्धा थे जो कि मेरे बराबर के थे, लेकिन वे लोग इतने कमजोर क्यों थे? ये सुनकर सिस्टम से पहले रक्त सम्राज्ञी बोली, मास्टर आप भी ना, आपको पता है कि आपके सारे सूक्ष्म चक्र जागृत है जो इन लोगों के नहीं है। ऊपर से आपकी साधना तकनीक एक भगवान बनाने के लिए बनाई गई थी, तो ये आम साधक आपके सामने कैसे टिक पाएंगे भला? आप अपने लेवल से 2 लेवल ऊपर वाले योद्धा के साथ जब लड़ेंगे तब आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, पर कवच और कुंडल इससे भी अब आसान बना चुके हैं। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। फिर शौर्य ने रक्त सम्राज्ञी को उसके एक्सप्लेनेशन के लिए शुक्रिया अदा किया और सीधा बेस के ग्राउंड पर पहुंचा, जहां सैनिक अपनी साधना और युद्धकला का अभ्यास अपने अपने तरीके से कर रहे थे। दूर ही उसे अद्विका दिखाई दी। शौर्य ने मन में कुछ सोचा और उसके पास चला गया। उसके पास जाकर शौर्य बड़ी विनम्रता से उससे बोला, मिस अद्विका, आप सुबह बड़ी जल्दी में मेरे पास से चली गई और अपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। दरअसल मैं आपको सीधे ना नहीं कहना चाहता था। शौर्य की बात सुनकर अद्विका फिर एक बार गुस्सा हो गई और बोली, ना नहीं कहना तो सीधा शादी का ऑफर दे दोगे तुम? उसकी ऐसी बात सुनकर शौर्य को भी अब थोड़ी चिढ़ महसूस होने लगी, पर फिर भी उसने आराम से कहा, मैं तो आपको मना करने का कारण बता रहा था, बस ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया।
खैर छोड़िए, अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं आपको सीधे कह देता हूँ, मैंने लड़कियों को सिखाना बंद कर दिया है क्योंकि वो मेरी नज़रों में धोखेबाज होती है। उनका कोई भरोसा नहीं होता कि उनका मन कब बदल जाए। मेरे उस मंगेतर को ही ले लो, उसका दिल सिर्फ एक हफ्ते में बदल गया, जो कि मेरे लिए भी शौकन था। शौर्य की बात सुनकर अद्विका पहले तो शौक हुई, फिर उसकी लड़कियों के बारे में ऐसी धारणा देख गुस्से से बोली, सभी लड़कियां ऐसा नहीं होती। एक लड़की ने ऐसा किया तो क्या सभी लड़कियों को तुम इसी कैटेगरी में डालोगे? उसकी बात सुनकर शौर्य भी तमतमाते हुए बोला, ऐसे बोल रही हो कि तुमने कभी ऐसा किया ही नहीं। हाँ, मैंने कब ऐसे किया? अद्विका ने चिढ़कर शौर्य से कहा। भूल गई जब तुमने मेरा रस पिया, मेरा मतलब मेरे गिलास से वह रस पिया, और अगली बार न देने पर तुम मुझे पीटने पर उतारू हुई थी। और तुमने मुझ पे बाद में हमला भी कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैं तुम्हारे हाथों मरते मरते बचा हूं। तुम किसी गुंडे से कम हो। शौर्य ने भी उसे इतराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर अद्विका की माथे की नसें उभर आए और वह दांत पीसते हुए बोली, इसमें मैंने तुम्हें कहाँ धोखा दिया, जरा बताओगे? ये सुनकर शौर्य ने अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डाले और बोला, धोखा तो दिया तुमने मुझे। पहले मेरे सामने एक अच्छी लड़की का नाटक किया और जैसे ही तुम्हें उस चीज का लालच हुआ तो तुम सीधा गुंडागर्दी पर उतर आए। अब बताओ, यहां तुमने मुझे धोखा दिया कि नहीं? शौर्य की ऐसी बेतुकी बात सुनकर अद्विका किसी गुस्सैल भैंस की तरह सांस लेने लगी। उस लड़के की ठंड में उसकी सांसें भाप बनकर उसके नाक से जोर जोर से निकल रही थी। वह मंजर देखने में बहुत डरावना था। सिर्फ उसके सिर पर 2 सींग नहीं दिख रहे थे, मगर वह इस समय सच में किसी गुस्सैल भैंस से कम नहीं लग रही थी। शौर्य ने यह देखा और तुरंत अपना फोन निकाला और तेजी से उसकी एक तस्वीर निकाली और तुरंत वहां से भागते हुए बोला, अरे कभी तो सीधी बात समझा करो, अपने नाक पे इतना गुस्सा लाती कहां से हो? ऐसा करोगी तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। शौर्य ने अपनी कमरे की तरफ दौड़ लगाए और उसके पीछे अद्विका उसे पीटने के लिए दौड़ रही थी। क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? क्या कभी अद्विका को शौर्य पसंद आएगा भी? क्या शंभाला का खोजी दल खत्म होने पर प्रधानाचार्य चुप बैठेंगे? क्या हुआ उन रक्त पिशाचों का जो देश भर में शौर्य को ढूंढ रहे हैं? अब क्या होगा आगे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगर आप वीडियो के आखिरी तक आए हैं तो कृपया कर हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आगे के और एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।